प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं एमएल मौर्य सार्थक स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते आज चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है और यहां तक देखा जाए विद्यालय संस्थान, कोचिंग संस्थान, साथ ही साथ बाहर रह रहे सभी युवा साथी जो कि इस समय लॉकडाउन में अपने घर की तरफ पधार चुके हैं। इन सब की समस्याओं को देखते हुए हमने फेसबुक पर देखा कि हमारे जो ब्लॉक के माननीय ब्लॉक प्रमुख आप सुधीर मौर्य जी, जो कि इन युवाओं के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि उनके रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने की बात किए थे, तो आज हम उनके जो है कमरे तक पहुँचे हैं, उनसे आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं। तो आज हमारे इस स्टूडियो में या कहें हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम आपको मिलाते हैं अपने बड़े भैया ब्लॉक प्रमुख मुआयमा आप श्री सुधीर मौर्य जी से। धन्यवाद। आप सबका इस चैनल के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबने इन सब के बारे में सोचा, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपकी जो भी जिज्ञासा होगी मन में, बच्चों को लेकर के, स्कूल को लेकर के, कोचिंग संस्थानों को लेकर के, जो बाहर से हमारे मज़दूर, प्रवासी मज़दूर आ रहे हैं, उनके रोज़गार को लेकर के, उस पे हम भी चिंतित हैं। और आपकी जो सोच हो, जो प्रश्न हो, उन प्रश्नों का मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भैया जी, हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे आप अभी आसार नहीं है, बल्कि मंदिर और मस्जिद खुल गए हैं, तो अभी इनमें देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही हैं। कहीं कहीं देखा जाए तो क्या इस समय स्कूल कॉलेज भी खोले जा सकते हैं? देखिए, अभी आपने बात किया कि आज से लगभग विद्यालय न खोल करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोले जा रहे हैं। हमारे शॉपिंग मॉल खोले जा रहे हैं, रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। जो हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं वहाँ पे कोई इजाज़त नहीं है। देखिए, ये कोरोना बहुत ही वैश्विक महामारी है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन से हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जीवन को कितने दिन तक आप रोक सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों को हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचाया, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही निर्णय लेकर के एक अच्छा लॉकडाउन जो होना चाहिए था, नहीं तो आज हमारे देश की आबादी 130 करोड़ के ऊपर है और अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है। मतलब लगभग उस अमेरिका से हम 100 करोड़ की आबादी हमारे देश की ज़्यादा है। फिर भी अमेरिका में आज आप देखिए कि वहाँ पे जो उनकी कोरोना पेशेंट की संख्या है अब 20 लाख को पार कर रही है। लेकिन यह सही निर्णय और सही तरीके का लॉकडाउन करने का नतीजा था कि हमारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ जितने पेशेंट हैं वो बड़े ही कष्टदायी हैं। ये बहुत अच्छी, मतलब इसके लिए हम बहुत वो नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत गुड फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आज हमारे देश में जो लगभग 2.5 लाख की संख्या पहुँच चुकी है कोरोना पेशेंटों की, जिनमें से आधे ठीक हो चुके हैं। जी। तो अब बात आई आपने कि गुरुद्वारे खोल दिए, धार्मिक स्थल खोल दिए गए, विद्यालय क्यों नहीं खोले गए? देखिए, धार्मिक स्थल खोल दिए गए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने का वो है। और निश्चित तौर पे अब कोरोना, अभी तक हम सरकार से उम्मीद करते थे कि सरकार हमें बचाएगी, सरकार बचाएगी, सरकार का काम जो करना है वो करेगी। लेकिन हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं। अगर सब कुछ ठप कर दिया जाएगा तो उससे हमको धीरे धीरे बाहर आना, हमारी जो जिंदगी, जो दिनचर्या है, जो हमारे आर्थिक गतिविधियां हैं, उसमें भी हमको बाहर आना है। तो इसलिए धार्मिक स्थल की तुलना आप विद्यालय से करेंगे तो ये ठीक नहीं है। धार्मिक स्थल का एक अपना अलग उद्देश्य है और विद्यालय में चूंकि बच्चे जाते हैं, आज भी सरकार ने लॉकडाउन का जो अनलॉक किया है उसमें ये हिदायत दिया है कि 10 साल से कम के बच्चे और 60 साल के ऊपर के हमारे नागरिक वो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। तो विद्यालय खुलेंगे तो बच्चे, छोटे बच्चे भी जाएंगे विद्यालय में
और वैसे भी अभी इस समय अगर आप देखा जाए तो ये विंटर छुट्टियों का समय होता है, सालाना छुट्टियों का समय होता है, तो ये छुट्टी हुई, यही मान के चलिए कि हमारा विद्यालय जुलाई अगस्त में खुलेगा। विद्यालय खुल जाए, बच्चे स्कूल जाने लगे, इससे बेहतर है कि हमारे बच्चे घर में रह के ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। मैं मानता हूँ कुछ परसेंटेज में हमारे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग परिवार में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होंगे, लेकिन हमारे बच्चा हमारा सुरक्षित रहे, सही समय पर उसको सही विद्यालय में सब कुछ मिलेगा, ये निश्चित तौर पर मिलेगा। और जो विद्यालय आपके खुलेंगे, कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। जी, जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है एक नाजुक स्थिति में होते हैं, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। विद्यालय जाएंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगे और उनको बताया भी जाए कि बच्चा आप मास्क लगा करके पढ़ाई करिए, फिर भी वो मास्क में रह नहीं सकते। बिल्कुल। तो चलिए, और रही बात सर, हम आपसे एक प्रश्नावली पूछना चाहते हैं कि जैसे अभी बच्चे पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए प्रयागराज, दिल्ली और कोटा गए हुए हैं, कुछ बच्चे फंसे थे, कुछ लोग आ गए हैं। तो जो आ गए हैं बच्चे, अब वो जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनका 3 महीने का किराया और प्लस घर की स्थिति इतनी नाजुक है, किसान परिवार से लोग ताल्लुक़ रख रहे हैं और इतने सब्जियों के दाम, जो भी धंधे हैं सभी बंद हो चुके हैं, उनको पैसा है नहीं कि वहाँ तक मालिक तक पहुँचाया जाए। तो इस स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए मालिकों को, कमरा मालिकों को, या फिर किसानों या बच्चों को? देखिए, हमारी सरकार ने ये कहा था कि कोई भी मकान मालिक किराएदार को परेशान नहीं करेगा, कोई भी कंपनी वाला अपने श्रमिक को सैलरी नहीं रोकेगा लॉकडाउन में। और अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लगभग हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे हमारे 3 महीने, जो ज़्यादातर बच्चों को हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी व्यवस्था की कि हम बच्चों को उनके घर तक पहुंचाएं, बसों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से बच्चों को पहुंचाया गया। कोटा से भी हम बच्चों को वापस लाए हैं और उनके घर तक पहुंचाए हैं। जी, अब बच्चे वापस जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जीवन में संघर्ष हमेशा होता है और कोरोना जैसी महामारी से हमको बचना भी बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, हम थोड़ा सा इंतज़ार करें, बच्चे पढ़ने जाएंगे और निश्चित तौर पे भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, प्रतिभा की कमी नहीं है, क्योंकि प्रतिभा आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। और भारत को विश्व गुरु बनाने में, इस राष्ट्र को परम वैभव में ले जाने के लिए हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, ये हमारे देश के कर्णधार हैं। निश्चित तौर पे सरकार ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करेगी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई आगे सुचारू रूप से चले। और रहा सवाल, आपने प्रश्न किया कि जो किराए मकान के मालिक हैं, उनका भी कहीं ना कहीं से उससे एक व्यवसाय के तहत जुड़ा हुआ है मामला। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन भर आपने कमाई किया है, इस दुख की घड़ी में आप बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर आप अच्छा करेंगे, आगे आपके साथ भी अच्छा होगा। अब उसमें बस इतना ही कह सकता हूँ। और किसानों के लिए मैं इतना कहूँगा कि जब भी कोई संकट होता है तो किसान हमारा सबसे ज़्यादा परेशान होता है। अब की बार जो संकट आया पूरी दुनिया में, भारत में भी, तो इसमें किसान, मजदूर, गांव, गरीब, बच्चे, छोटे बड़े सब परेशान। निश्चित तौर पे यह दर्द हमारा भी है कि किसान की जो उपज है उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो वो भी हमारे सरकार के मुखिया लोग, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी हैं, देश के उप मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उन सबको भी ये चीज़ का ज्ञात है। और आने वाले समय में किसानों के लिए बेहतर कोई ना कोई अच्छी कुछ ना कुछ करेंगे और कर भी रहे हैं। अभी हमारे पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी इतने सारी योजनाएं दिया, इतना सारा रेहड़ी वालों को दिया, जिन कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिनको हमने नहीं किया। अभी सबको राशन देना, जितने भी कोई ऐसा नहीं है, 80 करोड़ लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा। कोरोना जैसी महामारी में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने। और यह सब उस टाइम पे दिया जब देश महामारी से जूझ रहा था। और निश्चित तौर पे उस स्थान पर बैठे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के
जो पूरी दुनिया में भारत का नाम उन्होंने ऊंचा किया है, वो जितना हम सब सोचते हैं उससे बेहतर हम सबके लिए सोचते हैं, और वो बेहतर सोचेंगे। किसानों के लिए भी वो बहुत सोचते हैं, आगे सोचेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, इस महामारी से बचे रहें, अपने आप को बचाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। जब आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकलें, उसमें भी आप मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर, हाथ को बार बार धोते रहें। रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तमाम आर्थिक गतिविधियाँ चालू हो रही हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कोरोना लोग सोचते होंगे ये आगे आने वाले 2 दिन 4 दिन महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा। अब आप ये सोच के चलिए, ये मान के चलिए कि कोरोना के साथ हमको जीना है जी। हमारी जो जिंदगी आगे चलेगी, हमारा जो जीवन चलेगा, ये कोरोना को हमको अपने साथ साथ ये मान के चलना है, कोरोना रहेगा, हमको उसमें जीवन जीना है। अब बहुत सारी चीज़ों आदतों को बदलना पड़ेगा, तो उन सब के साथ हमको जीना है और इस महामारी से बचना है। और मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जितनी भी आपके मन में शंकाएं हैं, और मजदूरों के लिए, जो हमारे मजदूर जो हमारे बाहर से आ रहे हैं, जी जी, अभी आपका एक प्रश्न था कि जो मजदूर बाहर से वापस आए हैं अपने यहाँ, अब इनका क्या होगा? इनका क्या होगा जी? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, सबका अभी से हम लोग उसकी गणना कर रहे हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए, वो चाहे बढ़ई होगा, चाहे कामगार होगा, जो भी काम वो करता रहेगा, चाहे किसी रेस्टोरेंट में वो उसका कुक रहा होगा, जो वेटर रहे होंगे, कोई अन्य काम कर रहे हो, कोई बिल्डिंग का काम कर रहा होगा, अभी हम लोगों ने उन सब की एक गणना कर रहे हैं कि कौन मजदूर, प्रवासी मजदूर हमारा आया और वो क्या करता था। हम आगे आने वाले समय में अपने क्षेत्र में ही उनको हम वही रोजगार यहाँ पे देंगे, और हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे वो यहीं पे रहें और यहाँ से बाहर जाए ना, और अपने परिवार के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। और आर्थिक गतिविधियाँ, जब हमारा प्रवासी मजदूर हमारे अपने क्षेत्र में आगे काम करेगा, तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में जो कारखाने लगाए जाएंगे, उद्योग लगाए जाएंगे, लघु उद्योग लगाए जाएंगे। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब आप लोकल को वोकल बनाइए, तो निश्चित तौर पे हम ऐसे उद्योग लगाएंगे जो हमारे जीवन में निरंतर काम करने के लिए, ये जो हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं यहीं पे काम करेंगे, यहीं काम देंगे, इनको रोजगार मिलेगा, बाहर ना जाना पड़े। बहुत ऐसे काम ऐसे हैं, अगर मजबूरी है जाना ही तो जाएंगे, समय आने पर निश्चित तौर पर जाएंगे। लेकिन हम लोगों का 100% पूर्ण ये एक ऐसा आह्वान है सबसे कि आप समय अभी इस महामारी से बचिए, फिर हम आपको यहीं पे रोजगार देंगे, यहीं पे आपको सब कुछ देंगे। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए एक अच्छी योजना दी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक किसानों के लिए, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि अभी तक किसान खुद कहीं जाके अपना उपज नहीं बेच सकता था, लेकिन आज अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही ये माननीय भारत सरकार ने कहा है कि किसान अब कहीं पे भी जाके अपने अनाज बेच सकता है, पूरे भारत में कहीं जाके अपना अनाज। अब बिचौलिए की आपको जरूरत नहीं है, आप किसी भी मंडी में कहीं पे जाकर के अपने आप उपज का उचित लाभ, जो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जहाँ मिल सके, उसको आप कहीं भी बेच सकते हैं। तो किसानों के हित के बारे में हमारी पूरी प्रदेश की सरकार, देश की सरकार सोच रही है, और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा होने वाला है। हमारा देश आर्थिक गतिविधियों में फिर से उठ के खड़ा होगा, और हमारी जीडीपी दुनिया की सबसे अच्छी जीडीपी होगी, ऐसी आशा और नहीं पूर्ण विश्वास है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ है जो देश की सरकार चल रही है, ये चलती रहेगी, और पूरा भारत फिर से उठ के खड़ा होगा और इस महामारी से बाहर निकलेगा। धन्यवाद माननीय जी। जैसा कि आपने बताया, सरकार जो है इस विषम परिस्थिति में हम लोगों के साथ ही है। तो देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ जो है लोगों तक राशन भी मुफ्त दिए जा रहे थे, और गैस सिलेंडर भी, गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जा रहा था। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो प्रवासी मजदूर आएंगे हम उनके लिए व्यवस्था करके रखे हैं, और उनकी लिस्ट भी तैयार हो रही है, कौन किस काम में जो है आगे था या उसके अंदर हुनर क्या थे, छिपे हुए रहस्य को आप पता कर रहे हैं। और जैसे ही आप ये लॉकडाउन का पूर्ण रूपेण यानी समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से, तो आप उनको रोजगार देंगे। धन्यवाद। आपने एक बात और कही कि जो बच्चे अभी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोचिंग खोलना, विद्यालय खोलना अभी जो है ठीक नहीं होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन नहीं कर पाएंगे। आपने कहा कि उनको ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो हम भी बताना चाहेंगे सर कि ये ऑनलाइन क्लास सार्थक एचडी सेंटर के माध्यम से चलाई जा रही है।
जो भी पढ़ना चाहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो पढ़ सकते हैं। बताइए थोड़ा सा सार्थक। मैं आपके सार्थक इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन आपको पढ़ाई कराई जा रही है। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए वो आपके माध्यम से पढ़ सकते हैं, और मैं आपके इस इंस्टीट्यूट की और आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। सभी देशवासियों के, सभी क्षेत्रवासियों के उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। और पुनः एक बार कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मन को बड़ा करना चाहिए और हार कभी नहीं मानना चाहिए। हार न मानने वाला हमेशा जीतता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। उसी तरीके से एक नया भारत फिर से उठ के खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।